हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपने हमारे इस पिछले वीडियो में देखा कि हमने इस पार्ट को शुरू किया था जिसका नाम था ये कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, तो आज हम इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे जो कि हमने यहाँ तक लगभग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज इसका दूसरा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का महत्व। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिकों का महत्व। ठीक है, इसके पहले हमने कार्बन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाना है, तो देखिए इनके यौगिक के बारे में। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कार्बनिक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। ठीक है, यानी हमारी डेली लाइफ में जो कार्बनिक यौगिक हैं इनका यूज़ बहुत अधिक होता है। ठीक है, कैसे होता है वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे देखें, सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं। यानी लगभग हमारी सारी चीज़ें कार्बनिक यौगिकों का ही बना होता है। ठीक है, जैसे देखिए हमारा भोजन। ठीक है, और भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ठीक है, इनके अलावा खनिज, लवण इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें कार्बनिक यौगिक ही होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कपड़ा है, कागज़, चमड़ा, साबुन, रंग, प्लास्टिक की वस्तुएं, बच्चों का खिलौना इत्यादि कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक यौगिकों से बने कुछ वस्तुओं के नाम लिखें तो आप इनमें से कुछ चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कृत्रिम वस्त्र। ठीक है, जो कि रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन इत्यादि, इनको हम संश्लेषित वस्त्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बनाने में होता है। ठीक, फिर है कार्बनिक यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक DDT। ठीक है, DDT, फिर है गैमेक्सिन आदि के रूप में भी होता है। ठीक, फिर है रोग से मुक्त होने के लिए कार्बनिक यौगिकों का व्यवहार दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए दिया है सल्फर ड्रग्स, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन, टेरामाइसिन, एस्पिरिन इत्यादि। ठीक है, यानी यहाँ इसका उपयोग में कुछ दवा दिया गया है, कुछ कीटाणुनाशक दिया गया है। ठीक है, और कृत्रिम वस्त्र में। ठीक है, इसके आगे देखिए, अब है आगे कार्बनिक विस्फोटक। ठीक है, जैसे डायनामाइट, ट्राइनाइट्रो टालुइन। ठीक है, जिसको हम TNT बोलते हैं। इसके बाद से ट्राइनाइट्रो बेंजीन TNB इत्यादि का उपयोग युद्ध काल से होता आ रहा है। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें विस्फोटक होती हैं। ठीक, इसके आगे देखें, दरअसल हम सभी कार्बनिक यौगिकों से घिर गए हैं। ठीक है, जहाँ सोचें अगर इस धरती से ज़रा सोचें अगर इस धरती से कार्बन और उनके यौगिक हटा दिए जाएं तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह जीव विहीन हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें लगभग सभी चीज़ों में कार्बन मौजूद है। अगर कार्बन को हटा दिया जाए तो पूरे सजीवों का अस्तित्व मिट जाएगा। ठीक है, यानी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो देखिए इस टॉपिक में इसका कुछ उपयोग बताया गया है, तो अगर उपयोग पूछा जाए तो आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, इसमें ये तो बताया गया कि इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। उपयोग में देखिए सबसे पहले यहाँ दिया है कृत्रिम वस्त्र। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर रेयॉन है, नायलॉन है, डेक्रॉन, टेरिलिन। ठीक, उसके बाद था कीटाणुनाशक। ठीक है, कीटाणुनाशक यानी कीटाणुओं को मारने के लिए, तो इसका जो कीटाणुनाशक होते हैं वो होते हैं DDT, ये गैमेक्सिन है इत्यादि बहुत सारे होते हैं। ठीक, उसके बाद बताया गया था दवा के रूप में। ठीक है, दवा के रूप में भी किया जाता है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ था विस्फोटक के रूप में यहाँ पे।
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कार्बनिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कार्बनिक यौगिकों का महत्व। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है जीवन शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में देखिएगा। इसमें कहा गया है कि प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये माना जा रहा था शुरू में कि जो कार्बनिक यौगिक है यानी कार्बन से बने जो यौगिक हैं वो केवल और केवल सजीव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं अपने से। ठीक है, अतः देखिए बार्जिलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। ठीक है, यानी देखिए 1815 ईस्वी में एक बार्जिलियस नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इनका मानना ये था कि जो जितने भी सजीव होते हैं, ठीक है, बोला गया है कि अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर एक अदृश्य जीवन शक्ति होती है। ठीक है, मतलब ऐसा एक पावर होता है जो कि किसी को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और वही पावर जो है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन इस धारणा का अंत हुआ जब वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया, ठीक है, यूरिया जो कि कार्बनिक यौगिक होता है, तो यूरिया का संश्लेषण अमोनिया साइनाइड, ठीक है, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है, को गर्म करके किया। ठीक है, यानी एक बोहलर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक अकार्बनिक यौगिक को संश्लेषित करके एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। ठीक है, जबकि पहले ये माना जाता था कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है सजीवों के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि एक अकार्बनिक से को संश्लेषित करके एक कार्बनिक यौगिक बनाया गया। ठीक है, जो कि बनाया था वोहलर ने। ठीक है, तो अब इनका नाम याद रखिएगा, वोहलर ने। ठीक, तो जब इन्होंने एक अपना प्रयोग करके यूरिया का निर्माण कर दिया तब जा कर के ये जीवन शक्ति का सिद्धांत जो है ये गलत साबित हो गया। ठीक है, जैसे देखिए उन्होंने क्या किया था, ये है NH4CNO, ठीक है, जो कि यूरिया है। ठीक है, NH4CNO, और इसको गर्म किया गया है। देखिए ऊपर उसमें लिखा गया है, यानी गर्म करने पर बना है क्या चीज़, H2N या C, यानी कार्बन है, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अमोनियम साइनेट, तो ये हो गया आपका यूरिया और ये अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बना लिया। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें से याद रखना होगा जो जीवन शक्ति का सिद्धांत है इसमें दिया गया था ये 1815 में, आपको ये याद रखना है। दिया किसने था, बार्जिलियस ने, आपको ये याद रखना है। और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत कहा क्या गया है तो वो यहाँ से है। ठीक है, कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। ठीक है, ये कहा गया था जो कि बार्जिलियस ने कहा था, आपको याद रखना है। और यहाँ पर याद रखना है कि प्रयोगशाला में यूरिया, ठीक है, जो कि एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसका संश्लेषण करके क्या बनाया गया, अमोनियम साइनेट, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसके आगे कहा गया है कि बाद में कोल्वे ने एसिटिक अम्ल का तथा बर्थेलो ने मेथेन का संश्लेषण किया। ठीक है, इसके बाद और दो वैज्ञानिक आए हैं, कोल्बे और बर्थेलो। ठीक है, तो कोल्बे ने क्या बनाया, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और जो बर्थेलो है इन्होंने मेथेन का संश्लेषण किया। ठीक है, तो यहाँ जो है अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जा रहा है, जिस प्रकार यहाँ अमोनियम साइनाइड से किया गया था यूरिया का।
ठीक है। ये देखिए ये अमोनियम साइनाइड हो गया और ये यूरिया होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि अब तक 10 लाख से ऊपर कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। यानी अभी के समय में अगर देखा जाए तो 10 लाख से भी ज़्यादा, यानी अब बहुत सारे बनाए जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब है कि लववाजे ने प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि कार्बनिक यौगिक प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस, गंधक और कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं तथा इनमें कार्बन सर्वदा विद्यमान होता है। ठीक है, यानी अब एक और नाम आया लववाजे। ठीक है, तो लववाजे ने ये बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किन किन चीज़ों के, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। देखिए जो हैलोजन है ये आपके आवर्त सारणी में एक पूरा वर्ग होता है। ठीक है, जिसमें आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये चारों आते हैं। इसके बाद देखिए फास्फोरस है, गंधक यानी जिसे हम सल्फर बोलते हैं, और कुछ और भी धातु हैं, इनके संयोग से बने होते हैं हमारे सारे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तथा इनमें कार्बन सर्वदा विद्यमान होता है। इस आधार पर कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन के यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि इसमें कार्बन होता है इसलिए इनके जो भी यौगिक होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक, और इस जो हम चैप्टर को पढ़ेंगे वो आता है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देखिए लगभग सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। अतः कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का रसायन है। ठीक है, यानी इसमें एक श्रेणी ऐसा आता है जिसमें कि हम केवल कार्बन और हाइड्रोजन इन दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिससे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये था यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे दिया गया है एक एक्टिविटी। ठीक है, क्रियाकलाप, जिसमें देखिए क्या कहा गया है। बोला गया है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए कार्बनिक यौगिकों से बने पदार्थ को घड़िया में रखकर पहले धीमी गति से गर्म करें, फिर बाद में प्रबलता से गर्म करें। ठीक है, घड़िया में एक काला पदार्थ प्राप्त होता है। इस काले पदार्थ को CuO के साथ मिलाकर एक परख नली में लें। ठीक है, तथा इस यानी देखिए इसमें एक कहा गया है कि जो कार्बनिक यौगिक में अगर हमें कार्बन की उपस्थिति को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी हमें किसी यौगिक में ये देखना हो कि उसमें कार्बन है या नहीं है, तो हम उस चीज़ को देखिए यहाँ दिया गया कार्बनिक यौगिक से बने पदार्थ को घड़िया, ठीक है, में रखकर पहले धीमी गति से गर्म करना है। ठीक है, नहीं किसी बर्तन में रख के पहले उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे और फिर बाद में खूब तेज़ी से गर्म करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो होगा गर्म होने के बाद एक काला पदार्थ उसमें बचेगा। ठीक है ना, तो वो जो काला पदार्थ बचेगा उसको फिर से हमें किस में ले लेना है, CuO के साथ मिलाकर एक परख नली में ले लेना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जो हमें काला पदार्थ मिला था उसको हमने ले लिया है CuO के साथ। CuO जो कि आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ इस तरह से बनाया भी गया है। जैसे इसमें लिया गया है कार्बनिक यौगिक, यहाँ देखिए कार्बनिक यौगिक है, इसको यहाँ गर्म किया जा रहा है और बाद में जब गर्म करने के बाद जो काला पदार्थ बचा है जो कि कार्बन है उसको मिला दिया गया है CuO के साथ। ठीक है, जो कि क्यूप्रिक ऑक्साइड है। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें है कि मिश्रण को प्रबलता से गर्म करें। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा मिक्सचर है इसे हम खूब तेज़ी से गर्म करेंगे। ठीक है, तो गर्म करने पर देखिए क्या होगा, एक गैस निकलती है जो चूना जल को दूधिया कर देती है। यानी जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसमें से गैस निकलेगा और जो गैस निकलेगा वो देखिए इस पाइप के माध्यम से इस परख नली में जाएगा जिसमें कि यहाँ पे चूना जल रखा गया है। ठीक है, लाइम वाटर है और इसमें जाएगा इसका गैस। ठीक है, तो वो गैस इस चूने का जल को कैसा कर देगा, दूधिया कर देगा। ठीक है, तो दूधिया करने का मतलब ये होता है कि इसमें से जो गैस निकल रहा है, ये जो बुलबुला आप देख रहे हैं, ये सारी जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ इसका रिएक्शन दिया गया है
2CuO प्लस में है C, तो बना है CO2 प्लस 2Cu। ठीक है, यानी कि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसको मिलाया गया कार्बन के साथ, यानी कि गर्म करने के बाद जो काला पदार्थ बना था वो है। ठीक है, तो मिलाने पे यह क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और प्लस में 2Cu। अब इस जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मिलाया गया किसमें, Ca का होल 2। ठीक है, यानी कि जो कि चूना चूना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। ठीक है, यानी कि वही जो हम चूना पानी यहाँ पे लिया गया है, ये जो चूना का जल है वही है। ठीक है, Ca होल 2। तो ये क्या बना है, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, यानी कि CaCO3 ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में H2O। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ तक था कि का जो आपके कार्बनिक यौगिक है उसका महत्व, उसके साथ साथ हमने जीवन शक्ति का सिद्धांत पढ़ा, और उसके बाद एक क्रियाकलाप में ये देखें कि जो अकार्बनिक यौगिक है उनको संश्लेषित करके हम कार्बनिक यौगिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, जो कि कुछ वैज्ञानिकों ने बनाया भी है, और लगभग अभी के टाइम में 10 लाख से भी ज़्यादा बन चुका है, पीछे देखें ही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अगले वीडियो में हम जो अगला टॉपिक है रासायनिक बंधन सहसंयोजन व इलेक्ट्रॉन का साझा, हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।